पंत कवि नगर की धरती बिंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लास के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर संतोष पाल हिंदी शिक्षण महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर के आप लोगों से परिचर्चा करनी है वो क्या है? हिंदी ध्वनि और वर्णमाला। हिंदी ध्वनि और वर्णमाला। हिंदी ध्वनि और वर्णमाला। आप देखेंगे कि हिंदी ये महत्वपूर्ण ध्वनि और वर्णमाला, इसी टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करनी है। और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वर्णों की चर्चा करने से पहले ध्वनि के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास पशु पक्षियों से लेकर के सबके पास कहीं न कहीं ध्वनि है और मनुष्य के पास भी है। तो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है, सर्वोत्कृष्ट प्राणी क्यों है? वो इसलिए है कि वह ध्वनि की अभिव्यक्ति करने का उसके पास क्या है? शब्द है, अर्थ है। उसके पास जो है शब्द को प्रकट करने के लिए एक भाषा है जो देवनागरी लिपि में वो व्यक्त करता है। ये इसकी चर्चा की जाती है। ध्वनि मुख से निकलने वाले स्वर जो कानों को सुनाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। विचारों की अभिव्यक्ति को समझना ही क्या है? ध्वनि होती है, भाषा होती है। उसी चीज में सार्थकता मानी जाती है, क्योंकि भाषा की सबसे ताकतवर चीज क्या है? ध्वनि है। मनुष्य की दहाड़ एक सिंह की तरह जब वो गरजता है तो उसमें क्या हो जाती है? एक ओजस्विता आ जाती है, एक ताकत का प्रवाह होता है। और उसी ताकत के बल पे मनुष्य आज इस धरती पे क्या करता है? राज्य करता है। तो ध्वनि उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वर जो कानों को सुनाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि की सबसे सरल अभिव्यक्ति, ध्वनि को सबसे आसानी से समझने का प्रयास क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। किस रूप में? मौखिक रूप में। बार बार परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाता है कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप कहेंगे ध्वनि। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं और बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए हम उसको ध्वनि के रूप में व्यक्त करते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वर्ण क्या है? लिखित रूप है। लिखित रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। जैसे क्या है? ए हुआ, क हुआ, ख हुआ, ग हुआ। ये क्या है? लिखित रूप में। जब हम पेन उठा करके देवनागरी लिपि में वर्णों को लिखने का प्रयास करते हैं तो वर्ण कहलाता है। जब वो उसी वर्ण को जब हम मौखिक रूप में बोलते हैं तो ध्वनि कहलाता है। दोनों प्रश्न घुमा करके आप लोगों से पूछा जाता है कि मौखिक रूप में भाषा की छोटी इकाई क्या है, तो तुरंत आप निसंकोच कहेंगे ध्वनि है। और जब लिखित रूप में जब हम बात करेंगे तो वर्ण है। और अक्सर करके परीक्षाओं में वर्ण की चर्चाएं बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप विशेष रूप में ये ध्यान देंगे। अब ध्वनि का क्या है? परिभाषा क्या कह सकते हैं? ध्वनि के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ व का ब हो गया है तो इसको सुधार कर लेंगे। ये चीजें हैं। ध्वनि का देवनागरी लिपि में जो वर्णों का क्रम है, ऐसे आज्ञा तक की उसी की चर्चा की गई है। जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हीं वर्णों की बात कर रही है कि ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिनके खंड या टुकड़े न किए जाएं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्योंकि अब इससे छोटा करना संभव नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जैसे अभी हमने कहा कि क, ए, क, ख, ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अभी अलग बात है, कहीं कहीं हलंत मिलता है, ये चीजें हैं। क्योंकि इससे छोटी इकाई के रूप में चर्चा करना क्या है संभव ही नहीं है। ये सबसे छोटी इकाई, क्योंकि इसके
टुकड़े न किए जा सकें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा छोटा इसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या कितनी थी? 52। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े हैं, पुस्तकों में लिखे हुआ पाते हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। लेकिन वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशिष्ट व्यंजन क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। विशिष्ट व्यंजन जोड़ने की वजह से अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। ये चीज़ आप जानेंगे और इस पे बहुत ध्यान देंगे, चूंकि अब बार बार प्रश्न इससे बनेंगे। इसी की चर्चा। अब कुल वर्णों की संख्या जो 53 कौन कौन से वर्ण हैं, आप लोग एक बार इस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों के सामने ये चार्ट लगा हुआ है। पहला जो है ऊपर के क्रम में क्या है? स्वर लिखा हुआ है, वहीं से हम चर्चा करेंगे। स्वर जैसे ए, आ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है? ये ए, ओ, अंग और अ। ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये स्वर में आते हैं और ये व्यंजन के का उल्लेख है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छत्री, त्रिशूल, आज्ञा, त्रि, ड, ढ और ल। ये विशिष्ट व्यंजन है ल। इन्हीं की वजह से वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53। ये चीज आप ध्यान देंगे बार बार। हाँ, किसी लय को जोड़ दिया गया है। राजस्थानी या अन्य विभाषाओं में इसका प्रयोग देखने को पहले से ही मिलता रहा है, लेकिन वर्तमान में यहाँ ला करके इसको जोड़ा गया है। हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने जोड़ा है। उसका उपयोग जब हम लोग पढ़ते हुए पाएंगे तो उसका महत्व जानेंगे कैसे क्या है। और जब आप लोगों से पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 53। कौन कौन है इसका क्रम आप इस रूप में आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। अगले क्रम में आप देखें क्या है। अब आप देख रहे हैं कि यह क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसकी सरल सहज परिभाषा क्या हो सकती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम अपने अनुभव को और सरल सहज जान लें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम हर चीज याद करके ही नहीं जान पाते हैं। हम उसको जितनी आसानी से उदाहरण के रूप में समझेंगे वो भूलेगा नहीं कभी। और इसी रूप में आप जानेंगे वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? वर्ण। दूसरा क्या है? माला। ये आप पहले शब्द पे अभी ध्यान नहीं देंगे, दूसरे शब्द पे ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरा वाला शब्द क्या है? माला। हम आज वर्तमान में मंदिर में, पूजा पाठ में, अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में माला देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं और प्राचीन काल से ये पद्धति निरंतर चली आ रही है। लेकिन इसकी सार्थकता क्या है? माला बनता कैसे है? ये बहुत सरल है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसका क्रम क्या है एक एक फूल को जब हम लोग एक धागे में क्या करते हैं? पिरो देते हैं, गूंथ देते हैं और उसको क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो किसकी आकृति ले लेती है? माले की आकृति ले लेती है और हम उसको क्या कहते हैं? माला कहते हैं। अब कहीं न कहीं इसी का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। वर्णों का जब क्रम ये कह रहा है कि वर्णों को जब हम व्यवस्थित समूह में, समूह का तात्पर्य जब एक से अधिक हो जाएंगे तो समूह का रूप ले लेगा।
समूह का रूप ले लेगा। तो वर्णों को जब व्यवस्थित समूह में हम क्या कर देते हैं, क्रमबद्ध कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। और हमने बताया कि जो है हमारे मनुष्यों ने, बुद्धिजीवियों ने, भाषाविदों ने जब किसी का नामकरण करते हैं तो नामकरण में उसकी सार्थकता, उसकी महत्ता, उसका गुण, उसका अर्थ क्या होता है, छिपा रहता है। नामकरण के आधार पे जैसे ही नाम हम अपने कानों से सुनते हैं तो उसका अर्थ प्रकट होने लगता है। तो उसी के क्रम में ये क्या है, वर्णमाला। माला जिस तरह से क्रम में व्यवस्थित होता है, उसी तरह से वर्णों को जब हम व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्णमाला हो जाता है। तो आप इस रूप में वर्णमाला को जब जानेंगे तो आपको मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कभी वो भूलेगा नहीं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले ही ऊपर लिखा गया दो। कौन कौन से भाग हैं, पहला क्या है, स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। लेकिन पहले भाग पे ही हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहले हम आप लोग स्वर को जाने, स्वर क्या है। तो स्वर की परिभाषा देखेंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो स्वयं से उच्चरित हों, जो स्वयं से अभिव्यक्त हों, जो स्वयं से जिनकी जिस रूप में हम प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे कहते हैं स्वयं राजन्ते इत स्वर है, जो स्वयं से उच्चरित हों, स्वयं से जो बोले जाते हों, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब ये दूसरी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अभी कह रहा है किसी अन्य, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि स्वर क्या है, एक संपन्न है। हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा क्या है, संपन्न भाषा मानी जाती है, वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, मानकीकरण भाषा मानी जाती है। इसे एक एक वर्णों को व्यक्त करने के लिए क्या है, शब्द हैं और वर्ण हैं, और उसकी चीज उसी के रूप में हम उसकी अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन स्वर अपने आप में पूर्ण है, इन्हें किसी चीज़ की जरूरत, किन्हीं अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जिन दूसरी परिभाषा क्या है, जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात इन्हें किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप में क्या है, पूर्ण है, और इन्हीं पूर्णता की वजह से इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब अगले क्रम में हम देखेंगे कि स्वर की कुल संख्या, ये बार बार पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, 11। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 स्पष्ट रूप में लिखा गया। कौन कौन होते हैं उसकी जानकारी लेंगे। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ, ये इनकी संख्याएं कितनी हो गई, 11। स्वर को बार बार आप लोग जब भी आप कंठस्थ कर लें कि ये स्वर यही मुख्य रूप से ये हैं और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 लिखा हुआ है, 3। पहला क्या है, हास स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। हास स्वर जैसे हमने कहा कि इसका नाम जथा नाम तथा गुण, इसका जब हम नाम ले रहे हैं तो उसमें उसकी वो विशेषताएं प्रकट हैं, सन्निहित हैं। हास्य का तात्पर्य होता है कि छोटा, और उसी के रूप में आगे चल करके इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है, 4। ये कौन कौन है, ए, ई, छोटा ओ और ऋषि, इनकी संख्या कितनी है, 4। यही हास्य स्वर हैं। क्योंकि मूल स्वर इसलिए कहा जाता है कि बिना इनके अन्य वर्णों की चर्चा करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इनको मूल स्वर के अंतर्गत रखा गया। लघु का तात्पर्य होता है छोटा, छोटा होने की वजह से लघु स्वर है। हास का तात्पर्य होता है कि ये छोटा, इसलिए इनको हास स्वर का। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। 7 और 4 मिलकर कितने होते हैं, 11। ये स्वर में ही डिवाइड किए गए हैं। और दीर्घ स्वर इसलिए कहा गया है कि इससे क्या है, बड़ा है। क्योंकि ए से मिल करके क्या बना है, आ, ई से और ई मिलकर क्या बना है, ई, उ और उ मिलकर के क्या बना, ओ, ए, ओ और ओ।
ये दीर्घ है स्वर है। ये क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उपयोग आप तीन मात्रिक के रूप में पाते हैं, कहीं इस आकार में पाते हैं। जब हम ओम लिखते हैं तो इस रूप में भी आप लिखा हुआ पाते हैं और इस रूप में भी देखने को मिलता है। तो ये तीन मात्रिक स्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक मात्रिक स्वर, दो मात्रिक स्वर और तीन मात्रिक स्वर के रूप में जिनका उल्लेख होता है उनको हम ओम कहते हैं। कम से कम समय जिसमें लगता है बोलने में उसको हास स्वर कहते हैं। हास स्वर से जो अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीनों में, दोनों में जो सबसे अधिक स्वर समय लगता है अभिव्यक्त करने में उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। सबसे ज़्यादा समय जिनको अभिव्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है उसको हम प्लुत स्वर के रूप में व्यक्त करते हैं। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राएं कौन कौन से हैं? आक मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटाउक मात्रा, बड़ाउक मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये बार बार पूछा जाता है कि इनकी संख्याएं कितनी होती है, तो आप इनका उल्लेख करेंगे कि ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर और मात्रा। स्वर आप देखेंगे कि स्वर का क्रम है ए, आ, ई, उ, उ और ऋषि यहाँ पे है, इसका ये चिन्ह है। इस तरह के देखने को मिलता है ए, ओ, अंग और अ। अब इनका उपयोग आप करेंगे जैसे का, की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, के, कै, को, कौ, कंग और क। ये चीज़ है। और यहाँ एक चीज़ आप छूट जा रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि इसकी मात्रा क्यों नहीं लगी। तो इसकी मात्रा इसलिए नहीं लगी है कि चूंकि आ में ही ए क्या है? सन्निहित है। आ तभी बनता है, ए और ए मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। आ में ही ए की मात्रा जो है जुड़ा होता है। अगर ए न हो तो आ की मात्रा बनेगी ही नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि ए में आ की मात्रा क्या है? मिली हुई है। तो आप इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि फजाती, फजाती स्वर। फजाती स्वर का तात्पर्य है कि अपने समान वर्णों से मिलकर के जिन वर्णों की उत्पत्ति होती है उनको फजाती स्वर कहते हैं। ए मिलकर के क्या बना है? आ। ई से क्या बना है? बड़ी ई। ऊ से मिलकर के क्या बना है? बड़ा ऊ। अपने ही समान वर्णों से मिलकर के जब दीर्घ होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? फजाती स्वर। इनकी संख्याएं जो है वही आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये फजाती स्वर में इनका उल्लेख किया जाता है। अभी हमने बताया है कि हाफ स्वर, हर, लघु स्वर, मूल स्वर, ये 4 हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी संख्याएं कितनी है? 4 हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? इनकी संख्याएं कितनी है? 7 हैं। 7, 4, 11 होते हैं। तो आप ये देखेंगे कौन कौन है? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। संयुक्त स्वर, ये भी परीक्षाओं में के लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। ये 4 हैं। कौन कौन? ए, ओ और औ। अब जैसे इसका नाम है कि दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ स्वर क्या है? संयुक्त स्वर कहलाता है। कौन कौन है? आप देख लीजिए। ए और ई मिलकर के क्या बना है? ए और ए मिलकर के क्या बना है? ए, ए और ओ मिलके क्या बना है? ओ, ए प्लस ओ मिलके क्या बना है? औ। ये 4 जो स्वर हैं ये संधि में इनका उपयोग किया जाता है। इनको आप इस रूप में जान सकते हैं। संयुक्त का तात्पर्य ए और ई से ए बना है, ए और ई से ए बना है, ए और ऊ से ओ बना है और ए और ओ से औ बना है। इसीलिए इनके जो है ये 4
जो स्वर हैं आप इस रूप में देख सकते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे आप इसका उपयोग करेंगे। मान लीजिए ये जीभ की संरचना है और कह रहा कि जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3। पहला क्या है? अग्र स्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। पश्च स्वर का तात्पर्य होता है पिछला भाग। अब ये जीभ है, आप इसको 3 भागों में डिवाइड करिए, अग्र स्वर, मध्य और पश्च। तो अग्र भाग जीभ के अगले नोक के द्वारा जिनका हम उच्चारण करते हैं, जीभ के अग्र भाग से जिनका उच्चारण करते हैं उनको अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ए और ऋषि। ये जीभ के अग्र भाग से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अग्र स्वर कहलाता है। जीभ के मध्य भाग से जब हम उच्चारण करते हैं जैसे ए, तो ये क्या होता है? मध्य स्वर कहलाता है। जब जीभ के पिछले हिस्से से जिन स्वर का उच्चारण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहलाता है। आ, उ, ओ और औ। तो ये इस रूप में इसका उल्लेख देखने को आप लोगों के सामने मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि ओष्ठ के स्थिति के आधार पे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आवृत्त मुखी स्वर और दूसरा क्या है वृत्त मुखी स्वर। आवृत्त मुखी स्वर और वृत्त मुखी स्वर में पहले दूसरे वालों को जब हम समझ लेंगे तो पहले का अर्थ अपने आप में क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। ये क्या है? वृत्त का तात्पर्य होता है कि गोले का उ, ओ और ओ। जब हम उ, ओ और वो बोलते हैं तो हमारे ओठ की आकृति गोले के आकार के रूप में हो जाती है, यानी कि वृत्ताकार हो जाती है। इसीलिए इनको वृत्त मुखी स्वर कहा गया। और जब हम ए, आ, ई, ए और ऋषि का प्रयोग करते हैं तो आवृत्त मुखी स्वर, यानी कि वृत्त का आकार रूप नहीं धारण कर पाती है, इसीलिए इनको आवृत्त मुखी स्वर कहा गया है। तो ये चीज़ आप ओठ की स्थिति के आधार पे आप इसको जान सकते हैं ये चीज़ इसमें आप पाएंगे। अब स्वर को एक दृष्टि में देखें, क्या है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये आप स्वर को एक दृष्टि में देख लीजिए कि आप परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले में तो एक जगह भी आप पढ़ सकते हैं कि स्वर की कुल कितनी संख्या है? 11। कौन कौन है? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये स्वर की संख्या कितनी है? 11 यहाँ पे लिखा हुआ है। मूल स्वर कितने हैं? लघु स्वर, हास स्वर, ये का उल्लेख कितना है? 4। ये 4 इसमें उल्लेख किया जाता है। हास्य स्वर की संख्या भी सेम वही चीज है, 4 है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, चूंकि अभी अपने आप में क्या है? बड़े हैं। अगर री को हटा दिया जाए तो सजाती स्वर में इनका उल्लेख हमने किया है। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा है, बड़ी है और बड़ा ऊ है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ये कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये आप जानेंगे। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ए, ओ और औ। अग्र स्वर जीभ के स्थिति के आधार पे स्वर का जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये 4 हैं, ई, ए। मध्य स्वर की संख्या कौन है? मध्य मतलब ए। और पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 6। आ, उ, ओ। और ये अनुनासिक वर्णों का उल्लेख है। समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ई, उ। अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या 2 है, ए, ओ। विपरीत स्वरों की संख्या 2 है, आ। अर्ध विपरीत स्वरों की संख्या 4 है, ए, औ और आ। तो इसका आप उल्लेख एक दृष्टि में एक जगह देखने को पाएंगे। और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषयों पे आप लोगों से चर्चा हुआ। अगली कक्षा में आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे।
महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। नमस्कार, धन्यवाद।